तो आज के लेक्चर में हमें जो है ना क्लिनिकल नोट्स पढ़ने आते। हमने फर्स्ट सेशन में पढ़े थे, ईद से पहले कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ थोड़े से क्लिनिकल नोट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर टाइम बचा तो हम कल ही साथ में लोअर लिम्ब भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी सी ग्लूटियल रीजन से, ठीक है। तो आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं, एनाटॉमिक्स नर्व बॉक्स पढ़ेंगे, डुपाइट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर पढ़ेंगे, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन रप्चर है, फोरम कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, टेनिस एल्बो, ट्रिगर फिंगर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है इसलिए उनको रिवाइज करेंगे, ठीक। मैलिट फिंगर है, बोटोनियर डिफॉर्मिटी है, डर्माटोम्स एंड क्यूटेनियस नर्व के बारे में पढ़ना और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज हैं। एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स क्या चीज़ होती है? अच्छा, एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स जो है ये स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन है रिस्ट के पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पर। इसकी मीडियल साइड पर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है और लेटरल साइड पर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का, ठीक है। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि स्किफॉइड बोन यहाँ पर मोस्ट इजीली पैल्पेटेड है, ठीक है, यहाँ पर पैल्पेट की जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रेडियल आर्टरी की पल्सेशंस मिल सकती है, ठीक है। स्केफॉइड बोन पैल्पेट की जा सकती है और पल्सेशंस मिलती है। अब आप सोचेंगे कि स्केफॉइड बोन को पैल्पेट करना क्या इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी ये इम्पोर्टेंस है कि जो रिस्ट के लेवल पर कुछ कह लें कि टेनोसाइनोवाइटिस टेंडन और सनोवियल शीट्स की इन्फ्लेमेशंस होती है ना, उसमें लोकल यानी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है वहीं पर आप इंजेक्शंस लगाते हो स्टेरॉइड के, ठीक है। फिर आपके ये लैंडमार्क्स होते हैं कि इस फोन से मैंने इतने मीडियल या इतने लेटरल जाकर लगाना है, ठीक है। इसको सरफेस एनाटमी कहते हैं, इसलिए बोन को पैल्पेट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स का क्या फायदा है? इतना सुपरफिशियल होता है कि इसके अंदर इसको अगर आप ट्रेस करें तो आप इसके अंदर स्किफॉइड बोन को इजीली पैल्पेट कर सकते हैं और इसके अलावा आपको रेडियल आर्टरी की पल्सेशंस भी यहाँ पर आसानी से फील हो जाती हैं। अच्छा, ये पिक्चर हम पहले भी दफा डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसकी बाउंड्रीज है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। अब देखिए कि ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है, ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट पर क्या है? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, ठीक। और उसके अलावा क्या है? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। जबकि मीडियल साइड पर देखिए तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, ठीक है। अब इसके दरमियान में देखें दो चीजें, एक तो यहाँ पर हमें रेडियल आर्टरी मिलेगी, ठीक है, स्केफॉइड बोन के ऊपर है, और स्केफॉइड बोन खुद भी है जिसको हम यहाँ पे पैल्पेट करना चाहेंगे, यानी कि वेसल की पल्सेशन और बोन की पैल्पेशन की जा सकती है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद है डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर। अच्छा, डुपाइट्रिन जो है ना, नाम है बंदे का जिसने डिस्कवर किया था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्ट्रैक्चर क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं कि मसल्स में जब फाइब्रोसिस हो जाती है ना, यानी कि फाइब्रस टिश्यू जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है मसल का वो रिप्लेस होकर वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर बनना। ये क्यों होता है? किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। नॉर्मली क्या होता है? मसल टिश्यू होता है, ठीक है। मसल टिश्यू में क्या प्रॉपर्टी है? वो कंट्रेक्टाइल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो टॉट होता है, स्टिफ होता है। तो जब मसल टिश्यू फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाए तो ऑब्वियसली मूवमेंट लॉस्ट होगी, ठीक है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू से अगर रिप्लेसमेंट में वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू आ जाए तो उसका जो फंक्शन है वो इम्पैक्ट होगा, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा वहाँ पर। अच्छा, अब डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर है क्या? डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर जो है वो एक लोकलाइज्ड थिकनिंग है या कॉन्ट्रैक्चर है पाल्मर एपोन्यूरोसिस का, ठीक है। पाल्मर एपोन्यूरोसिस क्या है? पाम के अंदर जो ट्रायंगुलर बैंड है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से शुरू होता है और रूट ऑफ फिंगर्स तक जाता है। अब अगर इसकी लोकलाइज्ड थिकनिंग या कॉन्ट्रैक्चर बन जाए तो हैंड का फंक्शन इम्पैक्ट हो जाता है। इसका अदर भी हो सकता है कि आपका हैंड डिसेबल हो जाए, आप नॉर्मल जो फ्लेक्शन और नॉर्मल मूवमेंट्स करते हो वो भी ना कर सको। कॉमनली ये रूट रिंग फिंगर पे स्टार्ट होता है और इस फिंगर को यानी पाल्मर एपोन्यूरोसिस के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इस फिंगर को फ्लेक्स करके पाम के पास ले आता है। किस जॉइंट पे? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के लेवल पर। उसके बाद फिर लिटिल फिंगर भी इसी तरह इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक।
ज़्यादा जो लंबे केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि इतना ज़्यादा पुल होता है फाइब्रस शीट्स के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा कि पाल्मर एपोन्यूरोसिस जो है वो अल्टीमेटली जाकर फाइब्रस शीट ऑफ द फिंगर्स के साथ फ्यूज हो रही होती हैं, ठीक है, वहाँ मीटअप कर रही होती हैं। अब पाल्मर एपोन्यूरोसिस के कॉन्ट्रैक्चर या शॉर्टनिंग की वजह से फिंगर की फाइब्रस फ्लेक्सस शीट्स जो हैं उन पे प्रेशर आता है और उसकी वजह से प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट इस पे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन प्रेशर की वजह से वहां पर एक्सटेंशन हो जाती है। अब ये चीज अपने हाथ पर करके देखें तो आपको समझ आएगी। अगर आप बहुत एक्सट्रीम फ्लेक्शन करें मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर, तो उसका प्रेशर जो है वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे ऐसे फील होता है कि एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। नॉर्मली अगर ना भी फील हो, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्चर बनता है ना, टेंडन शॉर्ट हो जाता है और आप फाइब्रस फ्लेक्सस शीट को बहुत ज्यादा पुल कर लें तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर शॉर्टनिंग या फ्लेक्शन हो जाएगी और डिस्टल पर एक्सटेंशन होगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि जो फाइब्रस बैंड्स है ना, उनकी सर्जिकल डिवीजन की जाए, यानी कि वो सब जुड़े हुए ना एक दूसरे से, उन सबको कट करके सेपरेट कर दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा कि एक का पुल दूसरे पे नहीं आएगा, यानी जो शॉर्ट हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से दूसरी फिंगर पे प्रेशर नहीं आएगा। उसके अलावा फिर क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, यानी हैंड की एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, मूवमेंट इंप्रूव होती है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है ट्रीटमेंट का? दूसरा तरीका ये है कि कोलेजनेज एंजाइम है उसको कॉन्ट्रैक्टेड फाइब्रस टिश्यू जो डिपॉजिट हो गया ना, उसके अंदर जाकर इंसर्ट कर दो, क्योंकि जो फाइब्रस टिश्यू है वो कोलेजन से बना है, ठीक है। कोलेजन क्या चीज है? कोलेजन एक सब्सटेंस है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। आपको पता है कि एंजाइम में एज वर्ड जिसके साथ आ जाए सुफिक्स, इसका मतलब है उसको डिस्ट्रॉय करता है वो एंजाइम, ठीक है। तो अगर आप वहाँ कोलेजन से बनी फाइब्रस टिश्यू के बैंड के अंदर कोलेजनेज एंजाइम इंसर्ट करोगे, इंजेक्ट करोगे, तो वो उसको डिसॉल्व कर देगा। इससे क्या फायदा होगा, जो कॉन्ट्रैक्चर है, जो फाइब्रस बैंड है, वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह मोबिलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ पर देखिए आप, देखिए ये क्या है, ये नॉर्मल हैंड है, ठीक है। पाल्मर एपोन्यूरोसिस क्या था? ट्रायंगुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर। अब आप इसको देखें कि यहाँ ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से भी जुड़ा है और यहाँ ये फिंगर की फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स के साथ भी अटैच्ड है, ठीक है। अब अगर ये थिक हो जाता है, ये देखिए, तो ये क्या करेगा, थिक होने की वजह से इसने फिंगर्स को अपनी तरफ पुल कर लिया, कॉन्ट्रैक्टेड फिंगर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, हैंड विद डुपाइट्रंस डिजीज या डुपाइट्रंस कॉन्ट्रैक्चर। अच्छा, अभी देखिए कैसे नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं। क्या ये फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है तो वो नोड्यूल्स बना रहा है, क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है। रोप लाइक कॉर्ड्स बन जाती है, क्या फाइब्रस टिश्यू है, यानी जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस था ना, ये नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू था ना सारा, ये वाला, ये अब यहाँ पर हार्ड बन गया, तो ये आपको पाम के ऊपर फील होने लग गया है, ठीक है, नोड्यूल्स की तरह फील होने लग गया है। रोप लाइक कॉर्ड है, ये पूरी क्या है, टेंडन की लाइन में, या जहाँ से मतलब समझिए कनेक्शन है ना, जितना पाल्मर एपोन्यूरोसिस का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से लेकर फिंगर की रूट तक, वहां तक आपको कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्योंकि उस वाला बैंड जो है ना पाल्मर एपोन्यूरोसिस का, वो फाइब्रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, फिंगर जो है वो पाम की तरफ बेंड हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर भी फ्लेक्शन है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर भी फ्लेक्शन है, लेकिन ये जो डिस्टल वाले जॉइंट है ना, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, फुल खुली हुई उंगली जैसे होनी चाहिए फंक्शनल मूवमेंट में। ये प्रेशर की वजह से, ये जो बैंड टाइट हुए हैं ना, उनकी वजह से ऐसी पिक्चर बन गई है यहाँ पर। अच्छा, तो बाइट्रन कंट्रक्चर की स्टेजेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले नोड्यूल बनेगा, उसके बाद फाइब्रस कॉर्ड बनेगी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के लेवल पर, ठीक है। उसके बाद वो जो फाइब्रस कॉर्ड है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स कर देगी और उसके बाद क्या होगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन रहेगी। अच्छा, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, नाम से ये है कि रोटेटर कफ जो मसल्स हैं, यानी कि सिट्स वाले मसल्स जो हैं, उनका टेंडनाइटिस, उनके टेंडन की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। शोल्डर में पेन की एक कॉमन कॉज जो है वो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस है, ठीक। ये होता क्यों है? वेयर टेयर की वजह से। वेयर टेयर क्या है?
एक्सेसिव यूज की वजह से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप मसले टेंडेंस यूज करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से, रिपीटेड रब की वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक। पैटर्न कंट्रक्चर की कॉजेज जो हैं वो मल्टीपल हैं, कुछ में इडियोपैथिक है, कोई रीजन कोई नहीं मिलती, कुछ में ये होता है कि एक्सेसिव यूज की वजह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है, रफ मूवमेंट्स की वजह से फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम? अच्छा, वेयर एंड टेयर की बात करते हैं। वेयर एंड टेयर क्या, ये फ्रिक्शन की वजह से होने वाला डैमेज है, ठीक है। अब ज्यादातर इन्फ्लेमेशन की वजह यहाँ पर देखिए क्या लिखी हुई है, इन्फ्लेमेशन आर टीयरिंग इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रिपीटेटिव यूज, या उसके अलावा ये कि ओवर यूज्ड ओवर हेड मूवमेंट्स, अगर आप अपने लिम्स को अपने हेड से ऊपर करके, जैसे आप ऊपर से कोई चीज उतारते हैं, इस तरह का काम, या कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे बेसबॉल पिचर्स, कौन से जो बेसबॉल दूर तक फेंकते हैं, यानी पिच करके फेंकना होता है ना जैसे बेसबॉल में, ठीक है, उनमें, टेनिस प्लेयर्स में क्योंकि ओवरहेड शॉट्स मारते हैं, स्विमर्स आप देखिए कि अपने अपर लिम्स को ओवरहेड यानी अबडक्ट करते हैं, बेशक डायरेक्शन उनकी जो है स्विमिंग पूल के हिसाब से होती है, लेकिन देखिए कि मूवमेंट उनकी ओवरहेड होती है, ठीक है, उस तरह क्योंकि वो यूज करते हैं अपनी अपर लिम्ब को, तो उनके जो रोटेटर कफ टेंडेंस हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, और कुछ केसेस में आपको कोई भी रीजन नहीं मिलती, सडन ऑनसेट हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा? सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इस पर होती है। जब आप एबडक्शन करते हैं ना शोल्डर जॉइंट की, ज़ाहिर है ओवरहेड मूवमेंट के लिए आपने एबडक्शन करनी है, ठीक है। जब आप एबडक्शन करते हैं शोल्डर जॉइंट की, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की फ्रिक्शन कहाँ होती है? अगेंस्ट द एक्रोमियन। अगर आप अब याद करें तो शोल्डर का ऐसे पॉइंट बनता है ना, इसमें सबसे ऊपर वाला मसल जो है वो सुप्रास्पाइनेटस होता है, और एक्रोमियन प्रोसेस कैसे है? पीछे स्पाइन से आ रहा होता है इसके सामने, ठीक है। तो ज्यादा आपस में ये रब ऑफ होते हैं, ठीक। अच्छा, नॉर्मली ये होता है, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल मूवमेंट के लिए यहाँ पर लार्ज सब एक्रोमियल बर्सा होता है, ठीक है, सैक लाइक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करता है एक्रोमियन के नीचे, ठीक है, डेल्टॉइड मसल के नीचे भी एक्सटेंड कर रहा होता है। अब जब इस बर्सा में डीजेनरेटिव चेंजेस आती है ना, एज के साथ भी हो सकती हैं, रिपीटेटिव यूज की वजह से, इससे उसके नीचे जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है उसके अंदर भी डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, और इसकी वजह से बाकी जो टेंडन्स है ना उन पर भी ये अफेक्ट हो सकता है डीजेनरेशन वाला, ठीक है। इस कंडीशन को हम सब एक्रोमियल बर्साइटिस भी कहते हैं, देखिए ITIS बताया था, सुप्रास्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटिस का टेंडन सबसे ना ज्यादा खोलना कुछ ना, वाईफाई ऑन करना, ठीक है, और पेरिकैप्सुलाइटिस भी इसको कहते हैं हम। अच्छा, क्लिनिकल इस कंडीशन में क्या तीन चीजें कहते हैं? सब एक्रोमियल बर्साइटिस, क्योंकि एक्रोमियल से नीचे वाला बर्सा इसमें इन्फ्लेम होता है। सुप्रास्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस कहते हैं क्योंकि सुप्रास्पाइनेटिस मसल का टेंडन इन्फ्लेम होता है, और पेरिकैप्सुलाइटिस कहते हैं, आप देखिए कि सब स्ट्रक्चर जो है ये कैप्सूल के साथ होते हैं ना टेंडेंस, तो इसलिए इसको पेरिकैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है? स्पैज्म या स्टिफनेस फील होगी, पेन फील होगा इन मिडल रेंज ऑफ एब्डक्शन, जब आप एब्डक्शन करेंगे, ठीक है। क्यों होगा? जब डिजीज एरिया एक्रोमियन पे इम्पिंज होगा, यानी कि आप देखिए कि हाफ मोमेंट में पहुंचकर जब सुप्रास्पाइनेटिस एक्रोमियन से टकराएगा, ज़ाहिर है ये वाला डिस्टेंस इस शोल्डर के ऊपर जाने से कम होगा, तब इस टाइम ज्यादा पेन होगी। इसमें इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि सुप्रास्पाइनेटिस तो एब्डक्शन को इनिशिएट करवाता है, फिर क्यों? बेशक इनिशिएट करवाता है फर्स्ट 15 डिग्री तक, आगे का काम डेल्टॉइड का है, लेकिन क्योंकि वो अपनी जगह पर तो रहता है ना यहाँ पॉइंट पर, ठीक है, तो जब बेशक डेल्टॉइड की वजह से एब्डक्शन हो रही है, ये इसको टच करेगा तो यहाँ पर पेन होगा, ठीक है। इसलिए बात लिखी है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पैज्म ऑफ पेन, और पेन इन द मिडल रेंज ऑफ एब्डक्शन, ठीक है। मिडल रेंज क्या है कि शोल्डर जब आप सीधा कर रहे हो ऐसे, तब ये वाला मसल यहाँ पर एक्रोमियन को टच करेगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एकदम से अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको सर्जिकली ट्रीट करते हो, अगर टेंडन रप्चर हो गया है सर्जिकली ट्रीट करते हो,
लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना, उसमें आप क्या करते हो, आप उनको एनसिड्स देते हो, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हो, ठीक है। ड्रग्स की कैटेगरीज है ना, स्टेरॉइड्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एक ड्रग्स हैं जो नॉन स्टेरॉइडल है, यानी प्रॉपर्टी में वो स्टेरॉइड नहीं है लेकिन फिर भी वो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, तो आप ऐसी मेडिसिन देते हो क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स कम होते हैं, ठीक है। और मसल्स की एक्सरसाइजेस कराते हो, ठीक है। अगर अभी हम क्लास में होते तो मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बताती, आपके काम आती, लेकिन चलिए क्या हो सकता है। अच्छा, ये देखिए, ये बर्सा है बच्चों, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है तो उस कंडीशन को हम टेंडनाइटिस कहेंगे। यही बर्सा है, जब इन्फ्लेम्ड होता है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाला टेंडन भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है सुप्रास्पाइनेटस का, ठीक। यहाँ देखिए एक्रोमियन प्रोसेस को देखिए पहले, ठीक है। ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस, ये रहा बर्सा सारा, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस के ऊपर मौजूद है, ये टेंडन भी इसका इन्फ्लेम्ड हो चुका है यहाँ पर। तो जब ये आर्म यहाँ से मूवमेंट करेगा ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये इसके साथ स्ट्रेट आ जाएगा, तो ये ज्यादा टच करेगा एक्रोमियन के साथ, तभी इस रेंज ऑफ मोशन में, यानी मिडिल रेंज ऑफ एबडक्शन में पेन ज्यादा होता है इनके आपस में टकरने की वजह से, ठीक है। रोटेटर कफ टेंडनाइटिस का सिनेरियो ऐसे आता है कि आपको देंगे कि प्रोफेशन बंदे का बताएंगे, या तो वो बेसबॉल पिचर होगा, या वो स्विमर होगा, या वो लेबरर होगा, यानी ऐसा वो प्रोफेशन बताएंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ज्यादातर ओवरहेड अबडक्शन करता है जिसमें, ठीक है। उसके बाद फिर शोल्डर में पेन का कहेंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि एक्सरे नॉर्मल है, जाहिर है एक्सरे में बोन को इतना मसला नहीं हो, सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन जरूरी नहीं है एक्सरे में क्लियर आए, ठीक है। फिर कहेंगे शोल्डर जॉइंट में पेन है और मिडिल रेंज ऑफ एबडक्शन में या एबडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो बनाकर पहले प्रोफेशन का बताकर, फिर मूवमेंट्स का बताकर, और फिर कहेंगे इस तरह पेन हो रही है, तो आप बताएं कि क्या चीज है ये, इस तरह करके सिनेरियो दे देंगे आपको, ठीक है। सिनेरियो कैसे बनता है, सिनेरियो जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, कि इस प्रोफेशन वाले लोगों को ये चीज होती है, इस एज वाले लोगों को होती है, ये करने से होती है, उस सब की स्टोरी टाइप बनाकर आपको सिनेरियो पेश किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़े हो तो सिनेरियो पढ़ते ही आपके माइंड में फौरन क्लिक करता है, ठीक, कि क्या चीज थी, मैंने कहाँ पढ़ी थी ऐसी बात। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेरेटस इंटीरियर जो पैरालिसिस है लॉन्ग थोरेसिक नर्व का, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, उसमें सिनेरियो आएगा कि एक बंदा है लेबरर जो ब्रिक्स उठाता है, आपको पता है ब्रिक वो कहाँ उठाते हैं, कंधों पर गर्दन के साथ उठाते हैं, वहां पर क्या है, वहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके माइंड में एकदम से ही सारा सिनेरियो बन जाएगा कि जरूर ये बात हो सकती है, ठीक है। लॉजिकल आपने चलना है ना, तो सोचना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपकी क्वेरी। अच्छा, अब ये होता है कि रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के एडवांस केसेस में, यानी जब ये ज्यादा पुराना हो जाए, ठीक है, तो नेक्रोटिक जो सुप्रास्पाइनेटिस टेंडन है, यानी जहां पर नेक्रोसिस शुरू हुई थी डैमेज के बाद, वो या तो कैल्सिफाई हो जाता है, वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, या वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। जहां भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है वहां अक्सर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, अब अगर टेंडन रप्चर हो जाएगा तो नॉर्मल एबडक्शन जो है शोल्डर जॉइंट की इम्पैक्ट होगी। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको ये याद रहनी चाहिए कि जो सुप्रास्पाइनेटिस का मेन फंक्शन ये है कि वो हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनॉइड फोसा में होल्ड करके रखेगी एट द कमेंसमेंट ऑफ एबडक्शन। जब एबडक्शन स्टार्ट होनी है ना, उस मोमेंट पर हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनॉइड फोसा के अंदर होल्ड करना सुप्रास्पाइनेटिस का काम है, ठीक है। इसलिए जिस बंदे का सुप्रास्पाइनेटिस डैमेज है या उसका टेंडन रप्चर हो चुका है, वो बंदा एबडक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन अगर आप 15 डिग्री जितनी सुप्रास्पाइनेटिस ने करवानी थी उतनी एबडक्शन आप पैसिवली करवा लो, यानी आप उसका हाथ खुद पकड़ कर ऊपर करवा लो, उससे आगे डेल्टॉइड टेक ओवर करता है, उससे आगे की एबडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज अब कहाँ काम आएगी आपकी ये बात,
कि अगर सुप्रास्पाइनेटस डैमेज है 15 डिग्री तक एबडक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो सुप्रास्पाइनेटस का काम था। सुप्रास्पाइनेटस के काम को आप अगर पैसिवली करवा दो, यानी खुद से इतना आप आर्म एबडक्ट करवा दो, उससे आगे डेल्टॉइड टेक ओवर कर लेगा तो एबडक्शन हो जाएगी। ये फिर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखोगे, पेशेंट अगर कंप्लेन करेगा ना यहाँ पर पेन की, तो उससे कहोगे अपना बाजू उठाओ, कहेगा मैं नहीं उठा सकता। आप उसका बाजू थोड़ा सा एबडक्ट करा कर कहोगे अब उठाओ, तो वो आगे उठा लेगा, फिर आप समझ जाओगे कि सुप्रास्पाइनेटस का रप्चर है। लेकिन अगर वो इनिशिएट करता है लेकिन ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो आप समझोगे एबडक्ट नहीं कर सकता कि अब एक्सिलरी नर्व डैमेज है या डेल्टॉइड का इशू है। इस तरह आप क्लिनिकल एग्जाम में चीजों को पिक करते हो, अगर आपके माइंड में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो। ठीक है, ये देखिए टेंडन रप्चर हो चुका है यहाँ पर रिपीटेड डैमेज की वजह से। अच्छा, फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम और फोर आर्म के इसलिए क्योंकि फोर आर्म के टेंडन्स जो है कंपार्टमेंट्स और भी जगह है, लेकिन फोर आर्म और जगह भी हो सकता है ये, लेकिन फोर आर्म में थोड़ी ज्यादा टाइट पैकिंग होती है तो हम ज्यादा उसी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट आपको पता है क्या है कि जो हमारी अपर लिम्ब है उसमें अपर आर्म के लेवल पर और फोर आर्म के लेवल पर पार्टीशंस बनी हुई है, जिसमें डीप फेशिया की एक लेयर आकर बोन के साथ अटैच होती है और आर्म को और फोर आर्म को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। अपर आर्म में 2 है और फोर आर्म में कहीं पर 2 लिखा है, कहीं पर 3 लिखा है। ठीक है, अब क्या होता है, सिंड्रोम ऐसे कहते हैं कि जिसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो, ऐसी कंडीशन। अब देखिए कि फोर आर्म के जो कंपार्टमेंट्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। कोई भी स्वेलिंग अगर वहां पर होती है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं उन पर कंप्रेशन होगी या प्रेशर आएगा और वेन्स पहले अफेक्ट होंगी आर्टरी से। वजह क्या है कि वेन का जो मस्कुलर कोट होता है ना, यानी वेन की जो वॉल होती है वो वीक होती है, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, फौरन कोलैप्स हो जाती है। अपने हाथ पर देखिए, डॉर्सम पर भी जो वेन्स नजर आ रही है ना, अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो वो एकदम आप देखेंगे कि कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वेन्स हमेशा पहले इफेक्ट होंगी, आर्टरी बाद में इफेक्ट होगी जब प्रेशर बढ़ेगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इसमें कॉमन है और अर्ली डायग्नोसिस क्रिटिकल है, इसलिए कि अगर ब्लड वेसल कोलैप्स हो जाए, ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हो जाए तो नेक्रोसिस होगी। उससे बचाने के लिए जरूरी है कि आप इसको फौरन पिक करें इस कंडीशन को जब ये हो जाए। ठीक है, अर्ली साइंस इसके क्या है, अर्ली साइंस ये है कि ऑल्टर्ड स्किन सेंसेशन, यानी स्किन पे आपको नॉर्मल फीलिंग नहीं आएगी, टच फील नहीं होगा, टेम्परेचर फील नहीं होगा, यानी नॉर्मल फीलिंग आपको आनी चाहिए, सेंस आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। ठीक है, ये क्यों होगा, ये इस वजह से होगा कि जो नर्व्स कंपार्टमेंट के अंदर से गुजर रही हैं उनका इस्कीमिया होगा, उनके ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होगा। जाहिर जब नर्व का भी ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होगा तो वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, इस वजह से सेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू एनी इंजरी, यानी पेन का जो नॉर्मली है ना कि जितनी इंजरी होती है उतना पेन होता है, यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट है, पेन बहुत ज्यादा होगा। जितना प्रॉब्लम हुई है ये भी हो सकता है कि पेन हो ही ना, इंजरी ज्यादा हो। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट पेन हो सकता है और ये क्यों होता है, प्रेशर ऑन नर्व्स विद इन द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट के अंदर नर्व्स मौजूद हैं उन पे प्रेशर की वजह से। ठीक है, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स दैट पास थ्रू द कंपार्टमेंट, आप अगर खुद मूव करवाने की कोशिश करो, जैसे फोर आर्म की बात हो रही है, आप खुद उसको फ्लेक्स से एक्सटेंड कराने की कोशिश करो तो पेन होगा। वो क्यों होगा, जो मसल्स कंपार्टमेंट में से गुजरे उन पे प्रेशर की वजह से, उन पे उनके इस्कीमिया की वजह से। उसके अलावा ये कि जो स्किन है कंपार्टमेंट की उसमें टेंडरनेस होगी, जैसे अगर फोर आर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात हो रही है तो उस कंपार्टमेंट में उसकी फ्लेक्सर जो साइड की स्किन है वहां पर टेंडरनेस होगी। ये क्यों होता है, ये एडीमा की वजह से होता है, लेट साइन है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे वो है एब्सेंस ऑफ कैपिलरी रीफिल इन नेल बेड्स। अगर आप अपने नेल को थोड़ी देर प्रेस करो तो वो वाइट हो जाता है, क्यों, आपने ब्लड फ्लो रोक दिया, आप उसको वापस छोड़ते हो तो एकदम से वो रेड हो जाता है, ब्लड वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम के केस में ये जो कैपिलरी रीफिल है ना, कैपिलरी के अंदर ब्लड वापस आना नेल्स के अंदर, ये चीज नहीं होती। ये क्यों है, आर्टरी में प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब देखो कैसे साइंस है, स्किन पे सेंसेशन ठीक नहीं आ रही, पेन डिस्प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, मसल स्ट्रेच करो, मूव करो, उसमें पेन होगा,
जो स्किन है कंपार्टमेंट की वो भी टेंडर है और ब्लड फ्लो प्रॉपरली रिटर्न नहीं हो रहा। ये सब क्या है? ये प्रेशर के साइंस हैं, ठीक है, कंप्रेशर के साइंस हैं। इस पिक्चर से आप, ठीक है, कॉमिक ऐसे समझिए कि ये क्या चीज है, ठीक है। देखेंगे साइंस, सेक्स का मतलब है सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है। एस इज फॉर सिम्टम्स, एस इज फॉर साइंस, ठीक है। ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो मेडिकेशन से रिलीव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पेन किलर का काम होता है जो नर्व सेंसेशन ले जा रही है ना उनको नर्व नम करना, ठीक है। लेकिन अगर नर्व खुद ही कंप्रेस हो रही है तो ऐसा पेन किलर से रिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या साइन एंड सिम्टम है कि ऐसा पेन होगा जो मेडिकेशन से पेन किलर से रिलीव नहीं होगा और इसकी वजह से लिम्ब भी लॉस हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? दो वजह हो सकती है, या तो ये कि कंपार्टमेंट के अंदर जो कंटेंट्स है उनका वॉल्यूम बढ़ गया, या तो कंपार्टमेंट का साइज छोटा हो गया, ठीक। अब वॉल्यूम बढ़ने की क्या वजह है कि जो कंटेंट्स मौजूद हैं वो क्यों प्रेशर क्रिएट करने लगेंगे? तब जब वहां पर इन्फ्लेमेशन है, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे पस पड़ जाती है ना वुंड में, स्वेलिंग होती है, ठीक है, देखिए जहाँ चोट लगे वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से या ब्लड में लीक आउट वस्कुलर ब्लीडिंग से या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन से, यानी वेन भी अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगी ना किसी और वजह से भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो वेन में से फ्लूइड ऊज आउट करके बाहर कंपार्टमेंट में जमा हो जाता है, जिसे एडीमा कहते हैं या स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी वजह होगी तो वॉल्यूम, जो एक कंपार्टमेंट ऑलरेडी बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर की जगह को ये तंग कर देगी मजीद फिलिंग करके, ठीक। या तो ये होगा कि जो कंपार्टमेंट है उसकी का साइज छोटा हो जाए। अब साइज क्यों छोटा होगा? आप ऐसी पट्टी या कास्ट लगा दो जो टाइट हो बहुत ज्यादा, तो जो नॉर्मल कंट्रैक्शन मूवमेंट के लिए जगह चाहिए वो उसको ना मिले, या जो फेशिया में डिफेक्ट्स थे उनके क्लोजर की वजह से आप सर्जिकली खुद ही ट्रीट करके इतना टाइट कर दो कंपार्टमेंट को, या बर्न्स की वजह से। बर्न्स क्यों? क्योंकि जहाँ बर्न होता है वहां पर कॉन्ट्रेक्चर बन जाते हैं, ठीक है, सारा जिस तरह कॉगलम बन जाता है, देखेंगे जिस तरह प्लास्टिक शीट टाइप चीज होती है उसको अगर हीट लगे वो एकदम कॉन्ट्रैक्टेड सा बन जाता है। इसी तरह जब ह्यूमन बीइंग को बर्न्स होते हैं ना तो सारा जो टिश्यू है, मैस है मसल का, वो भी ऐसे फाइब्रोज होके कोगुलेट हो जाता है, तो वो भी प्रेशर डाल सकता है, ठीक है, टाइट हो जाएगा ना अगर वो फाइब्रोज होगा तो उस वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे ना बच्चों, इनको हम 6 P's कहते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो पी से बन रहे हैं, ये मैं डॉक्टर सरमद ने पढ़ाया था और एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं भी पूछेंगे तो ये आगे आपके काम आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है, और अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज कर पाए तो आप किसी की लिम्ब बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं डायग्नोज करोगे, नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो जब इस्कीमिया एक दफा हो गया फिर लिम्ब काटनी पड़ती है, आप बचा नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पी है इस पैरालिसिस, ठीक है, पैरालाइज हो गए यानी मूवमेंट नहीं हो सकेगी नॉर्मल, ठीक है। पेन होगा वहां पर, पेलर होगा। पेलर का क्या मतलब है? यानी जैसे ब्लड फ्लो रुक जाने से नहीं स्किन का कलर पेल हो जाता। आप देखिए मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी कि टाइट रिंग पहन लो आप, तो रिंग कैसे आगे से ब्लड फ्लो रोक देती है, फिंगर वाइट सी नजर आने लगती है, वो चीज, ठीक है। पैरेस्थीसिया का मतलब है ऑल्टर्ड सेंसेशन, ठीक है, प्रॉपर आपको टच या कोई भी जो सेंसेशन है ना, सेंसेस, वो फील ना होना वहां पर, टच ना फील होना, टेम्परेचर ना फील होना, वाइब्रेशन, प्रिक, यानी जो चीजें आप फील करते हो ना स्किन पर वो ना फील कर सकना, ठीक है। उसके बाद है पल्सलेसनेस, यानी जो आपको आर्टीरियल पल्स जैसे फील होनी चाहिए थी ना वो आपको ना मिले, क्योंकि इतना प्रेशर है उस पर कि ब्लड उसमें से फ्लो ही नहीं कर रहा, तो पल्स आपको प्रॉपर फील ही नहीं होगी। और आखिरी चीज है पोकाइलोथर्मिया, यानी कि कोल्ड ब्लड। वैसे पोकाइलोथर्मिया का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेडनेस, इसका मतलब है कि लिम्ब ठंडी होगी। बॉडी में जो वार्मथ है ना बच्चों, वो ब्लड की वजह से, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। ये कैसे मेंटेन होता है? ब्लड इस काम को, ठीक है। होम्योस्टेसिस आप लोगों ने पढ़ा था सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 आई गेस, होम्योस्टेसिस था, यस, ठीक है, 15 ही था। उसके अलावा भी अब फिजियो भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिजियो में भी पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड जो है रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। अब जहाँ ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा तो उस लिम्ब ने ठंडा ही होना है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम 6 P's ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम: पैरालिसिस, पेन, पेलर, पेरेस्थीसिया, पल्सलेसनेस एंड पोकाइलोथर्मिया, ठीक है। अब इसका ये है कि आप इनको रिलेट कर लें तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लें कि दो दो टर्म्स को आप इकट्ठे करके पढ़ लें तो आपको ये याद करने आसान हो जाएंगे। आप पैरालिसिस और पेरेस्थीसिया को इकट्ठे याद रख लें क्योंकि दोनों सेंसेस से रिलेटेड हैं। पेरेस्थीसिया यानी स्किन पे ऑल्टर्ड सेंसेशन,
और पैरालिसिस का मतलब है पैरालाइज होना, मसल का मूव ना करना। पेन और पेलर को इकट्ठे कर दें, ठीक है, जैसे बड़े कहते हैं दर्द से जो है वो आपका रंग चेंज हो जाता है। और पल्सलेसनेस और पोकायोथर्मिया के, तो ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा तो पल्स भी नहीं आएगी और जो टेम्परेचर नॉर्मल था वो भी मेंटेन नहीं होगा, तो कोल्ड आपकी एक्सट्रीमिटी होगी, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब जहां भी होता है। ठीक है, ये 6 पीस दोबारा लिखे हुए आप लोगों ने यहाँ से इनको याद कर लेना है। ठीक है, ये 5 पीस है, ये सर्कुलेशन असेसमेंट है जनरली ब्लड फ्लो देखने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हो, लेकिन सर्कुलेशन की असेसमेंट है कि ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं। पेन को देखना, ठीक है, क्योंकि ब्लड अगर आ रहा है तो ही वो नर्व को ब्लड दे सकेगा। ठीक है, कि वो सेंसेस को मेंटेन रखे। पल्स का आना इम्पोर्टेंट, पेलर देखो वाइट हो जाएगा अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो। पैरेस्थीसिया उसी तरह स्किन डिस्टर्ब होना सेंस का। ठीक है, पैरालिसिस मसल के इस्कीमिया की वजह से होगा। ठीक है, यहाँ से पोकाइलोथर्मिया ने लिखा हुआ कोल्ड होना, लेकिन ये पिक्चर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब जब एक दफा डायग्नोसिस हो गया तो क्या ट्रीटमेंट है। जो डीप फेशिया है ना, आपने उसको इंसाइज करना या सर्जिकली कट करना जरूरी है, ताकि जो अफेक्टेड कंपार्टमेंट है आप उसको डीकम्प्रेस करो। यानी कि एक टाइट सा बैंड अगर बंधा हुआ है ना कंपार्टमेंट के गिर्द, तो जरूरी है आप उसको कट करो, यहाँ से लूज करो, उसको खोल दो, ताकि जो अंदर प्रेशर है वो रिलीव हो जाए। अगर आप 4 घंटे का भी डिले करते हो ना, तो मसल्स को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद आप ट्रीट भी करो तो मूवमेंट भी लॉस हो चुकी हो और स्किन और सब एक्सट्रीमिटी आपकी डैमेज हो चुकी हो। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है ना बच्चों, ये इमरजेंसीज होती हैं, इसमें आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको जल्दी डायग्नोसिस जरूरी है। अगर आप 6 पीस पे चलकर असेस करेंगे ना, तो आपको देखना आसान है। आप पल्स चेक करेंगे, आप देखते हैं आपको लगता है कि लिम्ब पेल है, हाथ लगाते हैं ठंडी है, पल्स लेते हैं पल्स भी नहीं आ रही, उसको पिन प्रिक लगाकर कहते हैं, ये टच करके कहते हैं देखते हैं उसको फील ही नहीं हो रहा टच, तो उसका यही मतलब है कि ये सारे साइंस हैं कि उसकी जो सर्कुलेशन है वो इम्पैक्ट हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री से भी आइडिया हो जाएगा कि कोई उसने बैंडेज तो नहीं टाइट सी करवाई थी, या उसको कोई और चोट वगैरह तो नहीं लगी। इवन जो फ्रैक्चर्स हैं उसमें भी हो जाता है, अगर ब्लड वेसल डैमेज हो जाए ना, तो भी ब्लड अंदर भर जाने से कंपार्टमेंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर सी डाली है, देखेंगे ये कितना टाइटली पैक्ड है सब, यहाँ पर दरमियान में जगह ही नहीं है कि कोई भी फ्लूइड या कोई भी चीज हो। ठीक है, सब वेसल्स जो है, ये रेड से आर्टरी शो की हुई, येलो से नर्व है, ब्लू से वेन है, ये कैसे मसल्स के दरमियान है, तो अगर इनमें प्रेशर पड़ता है तो ये भी सारा प्रेशर मसल्स पर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक फेशिया सारा, ठीक है, इससे करते हैं वहां पे, ये एक फेशिया सारा और ये एक है आगे से। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही टाइट पैक हो जाएंगे, फिर इनको खोलना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि यहाँ से प्रेशर रिलीव करो। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है अंदर ही, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है सारी। तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको 6 पीस मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को पेन भी होगा, पेन के साथ साथ ये है कि वो मूवमेंट भी नहीं कर सकेगा, फोर आर्म के मसल से जो उसने फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रोनेशन सुपिनेशन करनी है वो भी नहीं, सेंसेस भी उसके डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और उसके अलावा ठंडी मिलेगी एक्सट्रीमिटी आपको। ठीक है, ये क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें आप फेशिया को कट करोगे, फेशियोटोमी कहते हैं, फेशियोटोमी आगे मैंने बताया था सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, आप खोलोगे कंपार्टमेंट्स को सारे, अगर फोर आर्म में फ्लेक्सर में है तो ऐसे खोलोगे, ठीक है, अपर आर्म में है फ्लेक्सर में तो ऐसे, एक्सटेंसर में ऐसे कट लगाओगे और हैंड में ऐसे करते हो। ठीक है, जहां पे भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है वहां पे, और इवन देखिए फिंगर्स तक में मार्किंग हुई हुई है अंदर, तो आपको सब लूज करना जरूरी होता है, और आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, कट लगा हुआ ऊपर सिर्फ साफ करके बैंडेज लगी छोड़ देते हो, और हील होने का और इन्फ्लेमेशन या एडिमा सेटल होने का इंतजार करते हो, उसके बाद आप इसको स्टिचेस लगाकर क्लोज करते हो। ठीक है, बस अपनी ये केयर करनी होती है इन्फेक्शन ना हो, लेकिन लिम्ब बचाने के लिए जरूरी है कि आप इन कट्स को खुला छोड़ें। ठीक, अच्छा, अगली चीज है वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर मैंने आपको बताया फाइब्रोसिस को कहते हैं। ठीक है, वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये है कि फोर आर्म के जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्चर बने, और कब बने, जब जो डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस है, ये रेडियस और अल्ना जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, बोन्स के फ्रैक्चर होने के बाद जब कॉन्ट्रैक्चर बनेगा तो उसको हम वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे।
होता क्यों है? होता है इसलिए कि ब्रेकियल आर्टरी का स्पैज्म होता है, जिस वजह से फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, अब फ्लेक्सर मसल साइज में ज्यादा बड़े होते हैं एक्सटेंसर मसल से, इसलिए वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनका ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। और ये जितने मसल्स हैं यहाँ पर मसल टिश्यू से रिप्लेस होकर फाइब्रस टिश्यू आ जाता है जो कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता, खुद ही कॉन्ट्रैक्टेड होता है और ये डिफॉर्मिटी करता है। अब आर्टीरियल स्पैज्म क्यों होता है ब्रेकियल आर्टरी का? ओवरटाइट कास्ट, जिसने बाजू बांध देते हैं बहुत ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर, ठीक है, इसको तुम कहते हैं प्लास्टर किया जाता है, बहुत ज्यादा टाइट कर दो, या फिर खुद फ्रैक्चर की वजह से अगर जो बोन फ्रैक्चर्ड है ना वो ब्लड वेसल पे इम्पिंच करे ना, उसको चुभे तो वो भी स्पैज्म में चली जाती है, उससे ब्लड फ्लो कम हुआ और ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मसल नेक्रोसिस होना, ठीक है, और इस्कीमिया होना। अब ये जो डिफॉर्मिटी है ना वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, इसमें 3 तरह की डिफॉर्मिटी हो सकती है, यानी जहां पर प्रेशर आएगा जो वाले मसल्स इम्पैक्ट होंगे वैसी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये हो सकता है कि कार्पस यानी कि कार्पल बोन्स के जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन है फिंगर के वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सटेंसर से, रिस्ट जॉइंट आपको फ्लेक्स मिले और फिंगर एक्सटेंड हो जाए। अब आप जोर से अगर अपनी रिस्ट फ्लेक्स करें तो आप देखेंगे फिंगर्स पे एक्सटेंशन का प्रेशर आता है, ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि जो फ्लेक्सर टेंडन है उसका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि अगर आप रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्सर्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो फिंगर्स एक्सटेंड हो जाएंगी, आप फुल्ली फ्लेक्स्ड रिस्ट के साथ फिंगर्स को भी ज्यादा फ्लेक्स नहीं कर सकते। एक काम कीजिए सब लोग अपनी रिस्ट जॉइंट पर फ्लेक्शन कीजिए और फिर उसके बाद फिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, मुक्का बनाने की, देखेंगे आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जब ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा रिस्ट जॉइंट पर तो फिंगर्स एक्सटेंड हो जाएंगी, और अगर आप रिस्ट जॉइंट को खुद पकड़ कर पैसिवली फ्लेक्स कर एक्सटेंड कराएंगे ना आराम से तो फिंगर्स वापस फ्लेक्स होने लग जाएंगी। ये क्यों है? अब टेंडन्स के प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब जो लॉन्ग एक्सटेंसर, दूसरा ये तो केस था ना जब फ्लेक्सर्स के साथ प्रॉब्लम हुई। दूसरा केस ये है कि जो एक्सटेंसर मसल्स है ना फिंगर के, जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन में इंसर्ट होते हैं, आपको पता है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट एक्सटेंड हो जाएंगे और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक्सटेंसर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पर और रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंशन है लेकिन इंटरफ्लेंजियल पर फ्लेक्शन है, ठीक। ये सब एनाटॉमिकल अरेंजमेंट की वजह से, मसल की डायरेक्शन पुल की वजह से, जैसे लंब्राइकल्स आगे पाम में होते हुए भी डॉर्सम पर जाकर अटैच होते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन पर, इन सब को समझिए तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स जो है फोर आर्म के वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो तो अब क्या होगा, अब रिस्ट जॉइंट फ्लेक्स होगी, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एक्सटेंड होगा और इंटरफ्लेंजियल फिर फ्लेक्स होगी, ठीक है। तो ये मसल के कितना ज्यादा कौन सा मसल स्पैज्म या कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस हिसाब से ये पिक्चर बन जाती है, ठीक। एक पिक्चर में फ्लेक्सर्स जो है वो इम्पैक्ट हुए, एक पिक्चर में एक्सटेंसर्स और एक में दोनों, ठीक। इस पिक्चर में देखिए रिस्ट पर फ्लेक्शन है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल पर एक्सटेंशन और फिंगर्स दोबारा, अच्छा। वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की जो डिफॉर्मिटी है ना वो अब तब अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको पता हो कि जो टेंडन्स है ना वो सारे इंसर्ट कैसे होते हैं। अगर आप देखें कि फिंगर्स के सारे फ्लेक्सर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, एक्सटेंसर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें तो रिस्ट पे क्या होगी, फ्लेक्शन हो जाएगी लेकिन फिंगर्स एक्सटेंड होंगी, ठीक है। वो क्यों है? फ्लिक्स क्योंकि जो टेंडन्स की इंसर्शंस हैं वही रिस्ट से होते हुए जाकर फिंगर्स पर अटैच्ड है। अगर वो ज्यादा रिस्ट के लेवल पर फ्लेक्स हो जाती है तो फिंगर पे पुल ज्यादा आएगा, फिंगर्स एक्सटेंड होंगी, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग एक्सटेंसिव मसल्स हैं उनके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो रिस्ट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है वहां पर बैक साइड से पुल आएगा ना डॉर्सम से तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड होंगे क्योंकि फ्लेक्सर्स भी तो इंटैक्ट है ना, वो उनको पुल करेंगे और पीछे से एक्सटेंसर्स मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और रिस्ट को ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। अगर दोनों तरह के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो रिस्ट पर फ्लेक्शन, मेटाकार्पोफ्लेंजियल पर एक्सटेंशन और फिंगर्स पर फ्लेक्शन होगी दोबारा इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पर, जैसा कि इस पिक्चर में है ये, ठीक है। ये मसल के अरेंजमेंट्स की वजह से किसका पुल ज्यादा है, कौन सा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वाली पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि फ्लेक्सर्स के ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या पिक्चर है, एक्सटेंसर के करने में क्या पिक्चर है और दोनों के करने में क्या बैलेंस पिक्चर बनती है।
टेनिस एल्बो, ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन कंडीशन है तो इसलिए रिपीट करेंगे। टेनिस एल्बो किसे कहते हैं? पहले मैं आपको याद करा दूं कि जो फोर आर्म के मसल्स हैं उसमें फ्लेक्सर्स का, फ्लेक्स यानी सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स का और एक्सटेंसर्स का एक कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। फ्लेक्सर्स के केस में दैट इज मीडियल एपिकंडाइल एंड एक्सटेंसर के केस में दैट इज लेटरल एपिकंडाइल। यहाँ पर टेनिस एल्बो का जिक्र है तो ये लिखा है कि एक्सटेंसर मसल्स जो है सब लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होते हैं। अगर वहां पर जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे थे सब मिलकर वहां पर पार्शियल टीयरिंग या डीजनरेशन हो जाए एक्सेसिव यूज की वजह से, तो वहां पर पेन होगा और टेंडरनेस होगी लेटरल एपिकंडाइल पर, और उसका सारा पेन लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पर जाएगा, जिस कंडीशन को हम टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकंडाइलाइटिस कहते हैं, ठीक है। लेटरल एपिकंडाइलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन वहां की, ठीक है, आइटिस। टेनिस प्लेयर्स में कॉमन और वायलिनिस्ट में कॉमन है, ठीक है। अगर आपने वायलिन बजाते हुए देखा है वायलिनिस्ट को देखेंगे तो उनकी लेटरल मूवमेंट ज्यादा होती है फोर आर्म पर, ठीक है। ये देखिए अगर लिटिल एपिकंडाइल यहाँ पर डिस्टर्ब है, डैमेज होता है यहाँ पर, तो वो टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकंडाइलाइटिस है। लेकिन वही चीज अगर मीडियल साइड पर होती है तो उसको गोफर्स एल्बो कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ज्यादा इन प्रोफेशन के लोगों में प्रेजेंट करती है, इसलिए उनके नाम के साथ जो है वो उन्होंने अटैच कर दिया, ठीक है। ट्रिगर फिंगर क्या चीज है? ट्रिगर ट्रिगर किस चीज को कहते हैं? गन का ट्रिगर होता है, जो उसकी स्नैपिंग की आवाज होती है जब आप गन चलाते हो। तो ट्रिगर फिंगर ये है कि जब भी आप पेशेंट को कहो कि अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स और एक्सटेंड करो, जैसे नॉर्मली हम हाथ खोलते बंद करते हैं, तो उसमें एक ऑडिबल स्नैपिंग आती है, एक आवाज आती है टिक टिक की, ठीक है। ये क्यों होती है कि जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स के ऊपर जो शीथ है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और टाइट होने की वजह से वहां पर ये वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। आपको शायद पता होगा जो पेपर को बनाते होते थे फोल्ड करके उसको जोर से आप कहते पटकते थे तो आवाज आती थी एक स्नैपिंग की, बचपन में किया करते थे उस तरह की आवाज। वो क्यों होता है? वो पेपर आपने टाइटली पैक किया होता है इसलिए उसमें से जब हवा गुजरती है तो ऐसी आवाज आती है। इसी तरह जब आप अपना हाथ फ्लेक्स करते हो और वहां पर जो फ्लेक्सर शीट है या सराउंडिंग टाइट होती है तो उसमें से जब टेंडन गुजरता है तो क्लिक की आवाज आती है, ठीक है। ये फ्लेक्शन में भी हो सकता है, ये एक्सटेंशन में भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ट्रिगर फिंगर। यही कंडीशन अगर थंब के अंदर होगी तो हम उसको ट्रिगर थंब कहेंगे। अभी ठीक कैसे होगी? जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट है आप उसको सर्जिकली कट डाउन कर दो या ओपन कर दो, ठीक है, तो उसके बाद ये कंडीशन रिलीव हो जाएगी क्लिकिंग वाली। ये देखें ये टनल जो है ना इन्फ्लेमेशन से थिक हो गई है, तो जब भी फिंगर मूव करेंगे तो क्लिक क्लिक की आवाज आएगी बार बार, ठीक है। ट्रिगर डिजिट, ट्रिगर फिंगर, ट्रिगर थंब, सब इसी के नाम है। मैलेट फिंगर क्या चीज है? अच्छा, यहाँ पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको स्प्लिट करके समझते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए कि लिखा हुआ है कि जो एक्सटेंसिव टेंडेंस है उनकी जो इंसर्शन है उसका एवल्स हो जाना या रप्चर हो जाना, ठीक है। एवल्शन ऑफ द इंसर्शन of one of the extensor tendons into the distal phalanges can occur if the distal phalanx is forcibly flexed when the extensor tendon is taut। यानी कि अगर आपकी फिंगर एक्सटेंडेड है यानी एक्सटेंसर टेंडन टॉट है और कोई आपके डिस्टल फैलिंग्स को जोर से फ्लेक्स करता है तो ये वाला जो बैक साइड पे एक्सटेंडेड टेंडन है ना वो रप्चर हो सकता है। उससे क्या होगा? उस कंडीशन को मैलेट फिंगर कहेंगे। और एक्टिव एक्सटेंशन है, जब आप खुद मर्जी से एक्सटेंड करते हो फिंगर को वो चीज खत्म हो जाएगी। इस कंडीशन को मैलेट फिंगर या बेसबॉल फिंगर कहते हैं। ज्यादातर उस स्पोर्ट को खेलने वाले लोगों में होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फिंगर का ये डॉर्सल एस्पेक्ट है और ये पाल्मर एस्पेक्ट है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। ये देखिए ये आकर यहाँ पर टेंडन इंसर्ट हो रहा था ना ये डिस्टल फेलिंग्स पर, ठीक है। अब ये पहले से ऐसे समझिए कि यहाँ पर फिंगर एक्सटेंडेड थी, किसी ने यहाँ पर जोर से प्रेशर देकर इसको फ्लेक्स करने की कोशिश की तो ये फिंगर इस तरह की शक्ल बन जाती है आगे से, यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर फ्लेक्शन जो होती है वो फ्लेक्शन ही रह जाती है क्योंकि एक्सटेंसर का टेंडन रप्चर हो गया प्रेशर की वजह से। तो इस कंडीशन को ऐसी फिंगर हो जाने को हम बेसबॉल, ठीक है, फिंगर या मैलेट फिंगर कहते हैं, ठीक। ये देखिए फिंगर कैसी हो गई है डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे फ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टेंडन रप्चर हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया और टेंडन भी डिस्टर्ब हो गया डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर। बेसबॉल मैलेट फिंगर। बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी क्या चीज है? अच्छा,
Avulsion of the central slip of extensor tendon proximal to its insertion into the base of middle phalanx results in a cricketed deformity. पढ़ने में बहुत मुश्किल लाइन है। आसान ये है बच्चों कि आपको मैंने बताया था ना कि जो हमारी फिंगर है, ठीक है, मैं पूरी फिंगर बना रही हूँ, आप समझ लीजिए कि इसमें फेलेंजेस हैं, ठीक है। जो हमारी फिंगर है पूरी, हमारी फेलेंजेस है, उसके जो डोर्सल साइड है यानी कि बैक साइड ऑफ द हैंड, वहां पर आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू टाइप मौजूद है जिसको एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहते हैं, जिसके अंदर आकर टेंडन इंसर्ट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जब टेंडन इंसर्ट होते हैं ना, वो 3 पार्ट में स्प्लिट होकर अटैच होते हैं, यानी 3 स्लिप्स बन जाती है। एक मिडिल स्लिप होती है, एक मीडियल, एक लेटरल स्लिप होती है, यानी कि एक टेंडन जिसने इंसर्ट होना है ना, वो अकेला जाकर एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे नहीं लग जाता, वो ऐसे करके स्प्लिट होता है और फिर जाकर फिंगर के ऊपर इंसर्ट होता है। अगर उनमें से जो सेंटर वाली स्लिप है ना, ये वाली, ये दरमियान वाली, ठीक है, ये अगर एवल्स या रप्चर हो जाए ना, तो एक टिपिकल पिक्चर बनती है जिसको हम बॉटोनियर डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब क्या होगा, प्रॉक्सिमल इंटरफिंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन होगी और डिस्टल इंटरफिंजियल जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन होगी, ठीक है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि डॉर्सम ऑफ द हैंड पर जोर से ट्रॉमा हो या आप बहुत वायलेंट मूवमेंट करवाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह की पिक्चर है कि प्रॉक्सिमल इंटरफिंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन है और डिस्टल इंटरफिंजियल जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन है। हुआ क्या है, देखिए कि ये जो टेंडन, देखिए यहाँ इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ बनाती हूँ, ऐसे टेंडन आ रहा था, ये सेंटर में से स्लिप गुजर रही है, ये मीडियल साइड की और उस तरफ से लेटरल साइड की स्लिप है। इसमें से अब जो दरमियान वाली स्लिप थी उसका रप्चर हो गया। इससे क्या होगा, क्योंकि जो साइडों वाली स्लिप्स हैं वो सब आगे जाएंगी, उन्होंने जाकर डिस्टल वाली फेलिंग्स में इंसर्ट होना है। जो प्रॉक्सिमल इंटरफिंजियल जॉइंट है ना, उस पर सिर्फ मिडिल स्लिप ने या सेंट्रल स्लिप ने आना था। ये रप्चर हो गई तो यहाँ के फ्लेक्सर्स तो काम कर रहे हैं ना, वो इस जॉइंट पर फ्लेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्शन हो गई और इसके प्रेशर की वजह से और एक्सटेंसर के यहाँ न होने की वजह से यहाँ पर जो है वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। और ये पिक्चर तभी बनेगी जब ये रप्चर होगा, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ नहीं सकते, आप इसको याद कर लीजिए कि सेंट्रल स्लिप जो है उसके रप्चर या एवल्स हो जाने के बाद प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन है, डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट पर एक्सटेंशन हो जाती है, तो जो पिक्चर बनती है उसको हम बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक कंडीशन है बोन्स और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की, उसमें ये चीज होती है, तो आपको काम आएगी आगे अगर आपको समझ आ जाए कि बॉटोनियर डिफॉर्मिटी होती क्या है, होती कैसे है। अच्छा, डर्माटोम क्यूटेनियस नर्व है, इसको मैंने ग्रे इसलिए किया है क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में इसमें दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बात है ये समझने की ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं, ठीक है, वो कौन सी स्किन को इनर्वेट करती है, ओवर द पॉइंट ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर के पॉइंटेड एंड है ना, उसमें यहाँ पर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स जो है वो इनर्वेट करती हैं डेल्टॉइड मसल के हाफ तक। अगर अब इस रीजन में जो पेन है वो सिर्फ जरूरी नहीं कि वहां का लोकल हो, इस रीजन में जो पेन है वो डायफ्रेगमेटिक प्लूरा या पेरिटोनियम से भी आ सकता है। डायफ्रेगमेटिक प्लूरा क्या चीज है बच्चों, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, अल्लाह ताला ने उस पर प्रोटेक्टिव लेयर्स रखी हैं। जैसे हमारा हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर क्लोज होता है ना, ऐसे हमारे लंग्स जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की डबल लेयर के अंदर क्लोज होते हैं, जिसको कहते हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, ठीक है। वो प्लूरा जहां जहां टच करती है वो वाली प्लूरा होती है, जैसे मीडियास्टिनल प्लूरा होती है, डायफ्रेगमेटिक वो है जो डायफ्राम के साथ है। पिक्चर अगर आपसे बनाऊं तो अगर ये डायफ्राम है ना और इसके ऊपर ये लंग्स मौजूद है ऐसे करके, तो और लंग्स के ऊपर क्या, लंग्स के ऊपर कोट है प्लूरा, ठीक है। अब जो वाली प्लूरा यहाँ टच करी है ना डायफ्राम के साथ, यानी कि ये वाली, इसको हम डायफ्रेगमेटिक प्लूरा कहेंगे, ठीक है। डायफ्रेगमेटिक प्लूरा में कोई मसला है या फिर पेरिटोनियम जो एब्डोमेन की लेयर है ना उसमें कोई मसला है, तो भी उसका दर्द शोल्डर में फील होगा। वजह ये है कि जो हमारा जो डायफ्राम है ना बच्चों, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फीटल लाइफ में नेक में डेवलप होता है, यानी कि सर्वाइकल लेवल C3, C4 और C5 के लेवल पर, ठीक है। वो डायफ्राम फिर बाद में डिसेंड करता है नीचे एब्डोमेन के लेवल पर आ जाता है और थॉरिक्स और एब्डोमेन में पार्टीशन बनाता है, लेकिन नर्व सप्लाई होती है वो वहीं से लेकर आया होता है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि नेक से, ठीक है। इसलिए शोल्डर की नर्व सप्लाई और डायफ्राम की नर्व सप्लाई सेम है। अगर डायफ्राम भी इरिटेट होगी ना तो उसका दर्द शोल्डर में होगा, ठीक है। यही वजह है कि गॉल ब्लैडर का पेन भी शोल्डर में होता है। और अगर किसी का पेप्टिक अल्सर हो, ये सिनेरियो मेरे वाइवा में आया था, आई गेस GIT के वाइवा में डॉक्टर सरमद ने पूछा था, उसमें सिनेरियो ये था
थोड़ा सा मुश्किल है फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से, लेकिन एग्जाम हमारा मुश्किल ही थोड़ा होता है। उसमें ये सिनेरियो था कि एक बंदे को स्टमक का प्रॉब्लम है, ठीक है, और अब उसको शोल्डर्स में पेन रहने लग गया, तो आप इसको एनाटॉमिकली कंडीशन को रिलेट करें। तो उसकी लंबी दास्तान ये थी कि इस बंदे का स्टमक जो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा था, उस वजह से उसको अल्सर बन गया स्टमक में। अल्सर परफोरेट हुआ, रप्चर हुआ, स्टमक के नीचे डायफ्राम होती है, डायफ्राम के इरिटेट होने से शोल्डर में पेन हो रहा है। अभी ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप एब्डोमेन की एनाटॉमी पढ़ लेंगे ना, फिर ये आपको रिलेट करना आसान रहेगा। वापस मुड़कर बात करने की ये है कि शोल्डर में पेन होने की वजह ये भी हो सकती है कि जहाँ उस वाले डर्माटोम से उस वाले जो सेगमेंटल लेवल है नर्व का और स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हुए थे ना, उनमें दर्द की वजह से भी वहाँ पर दर्द हो सकता है। जैसे अगर आप एक स्विच के साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं, एक को वहीं स्विच बोर्ड के पास ही छोड़ देते हैं, एक वायर को दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो दोनों में करंट जाएगा ना, बेशक वो दूर भी हो, वायर तो कनेक्टेड है। इसी तरह ये नर्व्स जो है, बेशक डायफ्राम नीचे है, एब्डोमेन और थॉरिक्स की पार्टीशन पर है, लेकिन डेवलप नेक में हुआ था, अपने साथ सर्वाइकल लेवल की इनर्वेशन लेकर गया हुआ है, तो वहां पर दर्द की वजह से शोल्डर में भी दर्द फील हो सकता है। ठीक है, यही वजह है कि जो लंग्स की कंडीशन है, जैसे प्लूराइसी, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमेन की कंडीशन है, सब फ्रीनिक एब्सेस यानी कि डायफ्राम के नीचे अगर एब्सेस या इन्फेक्शन हो जाना, या इवन गॉल ब्लैडर डिजीज होना, ये सब भी शोल्डर्स में पेन कर सकते हैं। जिनको टीबी होती है उनको भी अक्सर शोल्डर्स में पेन होता है, जिनको ये पित्ते में पथरी, गॉल ब्लैडर डिजीज होती है, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथेसिस, उनको भी शोल्डर में पेन होता है। ठीक है, वजह क्या है? वजह यही है कि डेवलपमेंटली एक ही सेगमेंटल लेवल से आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है डर्मेटोम और क्यूटेनियस नर्व के पता होने की। ठीक है, इसलिए इतनी तफसीली बात की थी इस पर। अच्छा, फाइनल आज का टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज का। ठीक है, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, आपको याद है ना, रीड दैट डैम के डेविड बुक, रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस हैं। उनमें से जो रूट्स, ट्रंक्स और डिविजन्स हैं वो कहाँ है? वो लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में है, जबकि कॉर्ड्स और जो ब्रांचेस हैं वो एक्सिला के अंदर है। कोई ऐसी इंजरी होना जिसमें सारे के सारे ये स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएं, ये सारी रूट्स इन्वॉल्व हो जाएं, ये बहुत रेयर है। ज्यादातर इनकम्प्लीट इंजरी होती है और हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि अपर प्लेक्सस लियंस है और लोअर है। ठीक है, तो होता क्यों? ट्रैक्शन या प्रेशर की वजह से, और उसके अलावा स्टैब वूंड यानी कि चाकू या छुरी लग जाना, किसी भी शार्प चीज का लग जाना, इस स्टैब वूंड, उसकी वजह से भी ये नर्व्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, अपर लियंस और ब्रेकियल प्लेक्सस जो हैं उनको कहते हैं हम अर्ब डुशीन पाल्सी। अभी अपर लोअर पता है किस हिसाब से कहा है? यहाँ बनाऊंगी मैं इसको, देखिए ना, ये C5, 6, 7, 8 और T1 है ना। अब क्योंकि ये ऊपर सिचुएटेड तो ये अपर लियंस है, ये नीचे है तो ये लोअर लियंस है। ठीक है, इस हिसाब से अपर और लोअर की है कि ऊपर वाले अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको अपर लियंस कहा है, नीचे वालों को लोअर लियंस कहा है। ठीक है, अब लियंस जो ब्रेकियल प्लेक्सस के, ये कब होंगे? जब हेड बहुत जोर से ऑपोजिट साइड पर डिस्प्लेस हो, यानी कि आप आपका हेड जो है वो बहुत ब्लंटली अगर आप राइट साइड पर मोड़ेंगे ना, तो लेफ्ट साइड वाली नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो C5 और C6 रूट्स इसमें डैमेज हो जाती हैं। ज़्यादातर ये कब होता है? जब इन्फेंट्स, जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो डिफिकल्ट डिलीवरी में, क्योंकि हेड से पकड़कर पुल आउट करना होता है बेबी को, उसमें ये चीज़ हो जाती है। या कोई अडल्ट अगर अपने शोल्डर के ऊपर आकर गिरता है या उस पर कोई प्रेशर लगता है। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज होगी, आपको पता है C5 C6 से आती है, अपर ट्रंक की ब्रांच है। नर्व टू सब क्लेवियस डैमेज होगी, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व डैमेज होगी क्योंकि ये लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है, और लेटरल कॉर्ड कहाँ से आ रही होती है? वो अपर रूट C5 C6 से आ रही होती है। उसके अलावा एक्सिलरी नर्व जो है वो भी डैमेज होगी, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे फाइबर्स है ना, ज्यादा C5 C6 के हैं। आपको डर्माटोम भी याद है ना इसका, तो इसकी एक्सिलरी नर्व ज्यादा मुतासिर होगी। रेडियल नर्व में भी फाइबर्स हैं, लेकिन C5 C6 में जो है ना वो ज्यादा है एक्सिलरी नर्व के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए। ठीक है, अब क्या होगा? जो नर्व्स इन वाले रूट्स से फाइबर्स लेती हैं वो फंक्शनलेस होंगी, और जो ऐसी नर्व्स है जिनके अंदर बहुत सारे रूट्स से फाइबर्स आते हैं वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि उनके समझें कि आधी एनर्जी कम हो गई है। जो कम्प्लीटली इनमें से थी वो तो डैमेज या फंक्शनलेस हो गई, ठीक, लेकिन जो बाकी इसमें से जिनके अंदर रूट्स जा रही थी वो वीक हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या होगा? ये वाले मसल्स पैरालाइज होंगे जब C5 C6 को डैमेज हो, सुप्रास्पाइनेटस, इससे एब्डक्शन इम्पैक्ट होगी,
इंफ्रास्पाइनेटस से लेटरल रोटेशन इम्पैक्ट होगी। अगर आप इनको इन मसल्स के जो है वो नर्व सप्लाई का पता हो और नर्व सप्लाई से रफली आइडिया हो कि कौन सी रूट या कौन सी कॉर्ड से आना, कॉर्ड को याद रखना ज्यादा आसान है, ठीक है, कॉर्ड से फिर आइडिया हो जाता है कि लेटरल कॉर्ड अपर रूट से है, इस तरह करके आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस से लेटरल रोटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी सुप्रास्कैपुलर नर्व की वजह से, सबक्लेवियस की वजह से क्लेविकल डैमेज हो जाएगी, ठीक है, क्लेविकल की मूवमेंट जो है इम्पैक्ट हो जाएगी, कोरेकोब्रेकियलिस की वजह से शोल्डर पे फ्लेक्शन, फिर बाइसेप्स के डैमेज होने की वजह से जो एल्बो है उस पर फ्लेक्शन डैमेज होगी, सुपिनेशन का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ब्रेकियलिस मसल की वजह से एल्बो की फ्लेक्शन, यानी ज्यादातर क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको पता है वो लेटरल कॉर्ड से आ रही है, लेटरल कॉर्ड C5 C6 रूट से ज्यादा आ रहा होता है, इसी वजह से क्या होगा, मस्कुलोक्यूटेनियस के डैमेज होने से जो अपर आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो तकरीबन डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, ठीक है। टीडीज माइनर के से लेटरल रोटेशन, एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने की वजह से अब क्या पिक्चर बनेगी, ये सब जो मसल्स डैमेज हो गए या इम्पैक्ट हो गए तो ये होगा कि जो लिम्ब है वो हैंग लिम्पली बिल्कुल जैसे ढीली होकर लटक रही होगी, ठीक है, और मीडियली रोटेट होगी क्योंकि जो लेटरल रोटेटर्स हैं उनको नर्व ही सप्लाई नहीं कर रही, वो काम ही नहीं कर रहा, तो मीडियल रोटेटर मीडियली रोटेट कर देंगे लिम्ब को, ठीक है, और एबडक्टर काम नहीं करे तो एडक्ट हो जाएगी, यानी अब देखिए कि मसल्स बैलेंस में है ना, जितना फ्लेक्शन कर रहे हैं मसल्स उतना ही उसी स्ट्रक्चर पर एक्सटेंशन कर रहे हैं एक्सटेंसर्स, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर बैलेंस में, एबडक्टर और एडक्टर बैलेंस में, एक साइड अगर डैमेज हो जाती है जैसे सीसॉ में होता है तो दूसरी का पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है, तो अगर एबडक्टर काम नहीं करे, एक्सटर्नल रोटेटर काम नहीं करे तो मीडियल रोटेटर और एडक्टर स्ट्रॉन्ग होकर वो वाली मूवमेंट करवा देंगे, ठीक है। तो क्या पिक्चर मिलेगी आपको, आर्म जो है वो आपका साइड पर हैंग कर है लिम्पली यानी वीक होकर, मीडियली रोटेटेड है, एडक्टेड है, और फोर आर्म प्रोनेट हो गया है क्योंकि बाइसेप नहीं है जो सुपिनेटर होने चाहिए थे, ठीक है। तो बेशक सुपिनेटर मसल भी है लेकिन बाइसेप का जो एक्शन है वो लॉस हो जाएगा। तो अब जो पिक्चर बनेगी ना उस पिक्चर को हम वेटर्स टिप पोस्चर कहते हैं, ठीक है। अब तो वेटर को टिप देना अच्छा समझा जाता है ना, लाइक ये बड़ा अब क्या कह रहे हैं लीड क्लास का जेस्चर है, लेकिन ये कि पहले जमाने में वेटर का टिप लेना अच्छा नहीं समझा जाता, तो वेटर जो है ना वो पीछे की तरफ हाथ टर्न करके रख देते थे कि मेरे हाथ में पैसे रखते हैं, टिप रखते हैं ताकि किसी को नजर ना आए, यानी कि समझे कि टेबल पे कस्टमर बैठा है आप दूसरी तरफ टर्न करो और पीछे करके अपना हाथ रख दो, ऐसे पीछे की तरफ मोड़ करके यहाँ टिप रखते हैं, तो इसलिए ऐसी पोजिशन हो जाती है, इसको हम वेटर्स टिप पोस्चर कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड पे सेंसेशन भी लॉस होगी क्योंकि उसकी भी जो क्यूटेनियस इनर्वेशन है ना एक्सिलरी से, वो कहाँ से आ रही है, वो इस रूट से आ रही है, ठीक है, ऐसी पोजीशन होगी। देखिए ये होगा क्यों, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में और ऐसे फॉल होने पर, ठीक। पिक्चर देखिए कैसी है, आर्म देखें यहाँ पर लटक रहा है जैसे वीक होकर, मीडियली रोटेट हुआ हुआ है, फोर आर्म प्रोनेटेड है और हैंड देखिए बाहर की तरफ ऐसे मूव हुआ, और ये जो जगह रेड से दिखाई हुई है यहाँ पर सेंसरी लॉस होगा, ठीक है। तो ये पिक्चर जिसको कहते हैं हम अर्ब डुशीन पेल्सी, ठीक है, इसका नाम है, ये आपने याद रखना है, अर्ब डुशीन पेल्सी, ठीक हो गया। अपर लियंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दोनों में से जो भी नाम पूछा जाए कंडीशन यही है, C5 C6 रूट का डैमेज होना, क्यों, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर शोल्डर पर आकर गिरने से, ठीक है। अच्छा, अब लोअर लियंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस हैं यानी कि बाकी के जो कॉर्ड्स हैं, C7 का ये है कि वो ज्यादातर C5 6 के साथ भी डैमेज होता है ज्यादा, ठीक है, तो लोअर लियंस में C8 to T1 है। इस वाली अब जो पिक्चर होगी ना उसको हम क्लम्पकेस पाल्सी कहेंगे, जिन्होंने डिस्कवर की, जिन्होंने स्टडी किया उनके नाम पर है, ठीक है। लोअर लियंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ज्यादातर जो है वो ट्रैक्शन इंजरीज यानी कि प्रेशर पड़ने की वजह से, कब, जब आप आर्म को ज्यादा एडक्ट करोगे, ठीक है। अभी कब होगा, जब एक बंदा पहाड़ी से या हाइट से गिर रहा है और जल्दी से वो दरख्त को पकड़ लेता है, किसी टहनी को पकड़ लेता है खुद को सेव करने के लिए, तो ये कंडीशन हो सकती है, जितना मूवी में दिखाते हैं ना उतना आसान नहीं है ये, ठीक है, इंजरीज हो जाती है। अच्छा, T1 एंटीरियर रेमस जो है वो टॉर्न हो सकता है, और इसके जो क्योंकि जो सेगमेंट के फाइबर्स हैं वो अल्नर और मीडियन नर्व में रन करते हैं, तो हैंड के सारे स्मॉल मसल्स की नर्व्स का इम्पैक्ट हो जाएगी। हैंड की क्या पिक्चर होगी, हॉट पिक्चर होगी, जैसे पंजा बनाया होता है ना, क्यों, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन होगी मेटाकार्पोफ्लिंजल जॉइंट की और इंटरफ्लिंजल जॉइंट की फ्लेक्शन होगी, ये क्यों होगी, क्योंकि जितना यानी जितनी नर्व सप्लाई इंटैक्ट है उनकी वजह से,
जो पार्ट डैमेज नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे, क्योंकि एक्सटेंसर्स तो एक्ट कर रहे हैं ना, तो वो वहां पर हाइपर एक्सटेंशन करा देंगे। पर इंटरफ्लेंजियल क्यों फ्लेक्स होंगे? वो मेटाकार्पोफ्लेंजियल के हाइपर एक्सटेंड होने की वजह से, ठीक है। इस बात की समझ आई आपको कि फ्लेक्सर्स, क्योंकि मीडियन नर्व और अल्नर नर्व का काम था फ्लेक्सर्स को सप्लाई करना, वो डैमेज हो गई, तो रेडियल नर्व तो इंटैक्ट है, वो एक्सटेंसर को सप्लाई करेगी, एक्सटेंसर हाइपर एक्सटेंशन करा लेंगे, ठीक है। अब जो एक्सटेंसर डिजिटोरम है वो अनअपोज्ड है बाय लंब्राइकल्स, यानी कि लंब्राइकल्स कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन नर्व और अल्नर नर्व कर रहे हैं, इंट्रोशियाई को अल्नर कर रही है, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को वो एक्सटेंड कराएंगे, और ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस प्रोफंडस है, इनको भी कोई मतलब, ये फ्लेक्सर्स को बेसिकली फंक्शन नहीं कर रहे, तो एक्सटेंसर को अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी पिक्चर बनेगी, ठीक है। और जो सेंसेशन है ना, वो इस केस में वो मीडियल साइड पर लॉस होगी। अब अगर आप याद करें तो मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को, ठीक है, मीडियल कॉर्ड CA to T1 से बन रही थी ज्यादा, ठीक है। और मीडियल कॉर्ड में से M4U याद करें, उसमें ज्यादा क्या थी? उसमें मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ अपर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म थी, ठीक है। इस वजह से जो सेंसेशन है अब वो मीडियल साइड पर लॉस होगी, ठीक। अगर C8 का भी इंटीरियर एमस डैमेज हो जाए तो जो एनेस्थीसिया है ना, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, वो ज्यादा होगा। ये तो सारा वो था ना जो T1 के डैमेज होने से सिर्फ हो रहा था, लेकिन अगर C8 का रेमस पीस पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो और ज्यादा होगा, ठीक है। उसमें फिर फोर आर्म भी इन्वॉल्व है, हैंड भी, और मीडियल 2 फिंगर्स भी, यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर भी, ठीक है। लेटरल साइड पे क्यों एनेस्थीसिया सच नहीं होगा? क्योंकि उनकी सप्लाई रेडियल नर्व से रिलेटेड है ज्यादा, ठीक है। और मीडियन नर्व के अंदर जो है वो लेटरल रूट में से भी कुछ ब्रांचेस आ रही हैं, तो कम्प्लीटली वो वाला लॉस नहीं होता, ज्यादा नुकसान जो है वो अल्नर नर्व के डैमेज से होगा, क्योंकि अल्नर नर्व पूरी की पूरी मीडियल कॉर्ड या C8T1 रूट में से आ रही है। मीडियन नर्व का आपको याद है ना कि लेटरल कॉर्ड में से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी आता है, तो वहां से फाइबर्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब जो लोअर लियंस है ना ब्रेकियल प्लेक्सस के, वो सर्वाइकल रिब या लिग्नेंट डिजीजेस लंग्स की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर नीचे की तरफ है, लंग्स के करीब है, लंग्स के अंदर से कोई भी कैंसरस डिजीज या मेटास्टेसिस होता है, स्प्रेड होता है, तो वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं नर्व्स को, ठीक है। या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो, या सर्वाइकल रिब ही प्रेशर डाल सकती है, ठीक है। पढ़ा था ना कि सर्वाइकल रिब जो है, सर्वाइकल रिब जो है ना, अक्सर एक एक्स्ट्रा रिब होती है लोगों में, फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान में, वो भी प्रेशर डाल सकती है, ठीक है। ये देखिए इन दोनों को एक दूसरे के कंपेयर किया हुआ है ताकि आपको याद रहे कि C5 C6 अगर डैमेज होगी वो कैसे हो रहा था, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ से हो रहा था, और ऐसे करके फॉल होने से हो रहा था, ब्लो लगने से भी और शोल्डर पर फॉल करने से। देखिए कि C5 यहाँ पर रप्चर हुआ दिखाया है, उसकी निस्बत अब यहाँ देखिए क्लम्प केसेस में देखेंगे एक्सेसिव अपवर्ड पुल ऑफ लिम्स, जैसे इस तरह की डिलीवरी के केस में, ठीक है। अगर डिलीवरी का सिनेरियो है तो कंफ्यूज नहीं होना, हेड के हिसाब से भी हो सकता है कि क्लम्प केस पाल्सी में आपको डिलीवरी का डिफिकल्ट सिनेरियो दे, तो देखें कि यहाँ पर आर्म पुल हो रहा है, वहां पर हेड एक्सटेंड हो रहा था ट्रैक्शन वाला, और देखिए कि ये बंदा गिर रहा था, इसने ऐसे इस ब्रांच को पकड़ लिया खुद को बचाने के लिए, तो ये यहाँ पर डैमेज हो गया, ठीक है, मीडियल साइड पर। ये देखिए अर्ब्स पाल्सी की क्या पिक्चर है, क्लम्प केस पाल्सी की क्या पिक्चर है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस?